प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण की इस श्रृंखला में संधि टॉपिक करेंगे, जॉइनिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक परीक्षा में, हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है और इसमें हम मैक्सिमम गलतियां कर देते हैं, क्योंकि संधि है जो वो पर्टिकुलर किसी भी व्याकरण के भाग से या फिर किताब में हमारी कक्षा में लगाया नहीं जाता या पढ़ाया नहीं जाता। इसका कुछ एक दो उदाहरण देकर हम इसको समझा देते हैं। आज हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आप कभी भी गलती ना करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संधि शब्द का अर्थ क्या है। शब्द संधि है, उसका अर्थ होगा जोड़ या मेल, अर्थात उनको प्लस करना। तो इसकी परिभाषा ये होगी, भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, मतलब अंतिम वर्ण या मात्रा, बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती हैं। मतलब पहला शब्द का अंतिम अल्फ़ाबेट या वर्ड है, मात्रा है, और दूसरे शब्द का पहली ध्वनि है, दोनों मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करती हैं जिसे हम ध्वनि कहते हैं। यही ध्वनि परिवर्तन है जो इसकी प्रक्रिया का नाम ही संधि है। तो जो दो ध्वनियों के मिलने से एक नया शब्द बनेगा, एक नई आवाज़ आएगी, वो जो मेल होगा, वो जो प्रोसेस होगी, वही हमारी संधि कहलाती है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में तो कभी दूसरी ध्वनि में और कभी दोनों ध्वनियों में होता है। जैसे ई, ऊ, अ, ए, ये सब है ध्वनि ही हैं, मात्राएं हैं। इनमें जब ये दो मिलेंगे आपस में तो कभी पहली वाली में परिवर्तन हो सकता है, कभी दूसरी वाली में। ये कोई निश्चित नहीं है कि पहली में ही होगा, दूसरी में नहीं होगा। तो ये कुछ नियम है जिनको हमें याद रखना है। संधि कभी स्वरों के बीच में होती है तो कभी स्वर और व्यंजन के बीच में होती है, क्योंकि संधि आपको पता है स्वर में भी हो सकती है, व्यंजन में भी हो सकती है। तो इसका कोई ये नियम नहीं है कि संधि सिर्फ स्वरों में ही होगी, वो व्यंजन और स्वर के बीच में भी हो सकती है। इसी तरह कभी विसर्ग और स्वर के साथ होती है तो कभी विसर्ग और व्यंजन के साथ होती है। संधि दो ध्वनियों में होती है, दो शब्दों में नहीं होती। हमेशा याद रखें, जब दो शब्दों का मेल होगा तो वो समास बन जाएगा, परिभाषा बदल जाएगी। और जब दो ध्वनियों का मेल होगा तो वहाँ पर संधि बन जाएगी। यदि वर्णों का मेल हो पर उसके कारण किसी तरह ध्वनि परिवर्तन न हो तो उसे वर्ण संयोग कहते हैं, संधि नहीं कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जिनके मिलने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, संधि युक्त पदों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमने समास में पढ़ा था, उनके जो पद थे उनको अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता था। वैसे ही संधि से जो शब्द बनते हैं, जब हम उनको अलग अलग करेंगे तो हम उसे संधि विच्छेद कहते हैं। अब जरा नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर जो शरणागत हमें दिखाई दे रहा है, ये शब्द है जो इसको हमें ध्यान से देखना है। अतिथि का यथोचित सत्कार करें, यथोचित सत्कार करें, ये संधि से बने हुए शब्द हैं। सज्जन व्यक्ति से बात करें, सज्जन। और मेरे मन से दुर्भावना जाती रही, दुर्भावना, ये दो दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। ये मतलब कहने का यहाँ पर यह हुआ कि एक पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच में जो प्लस हुआ है, उन दोनों के कारण जो परिवर्तन हुआ। ये देखिए, शरणागत, शरण प्लस आगत, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको जोड़ने से ये नया शब्द बना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो शरण और ण के बीच में अ है और आ है, इन दोनों का मेल हुआ है यहाँ पर, न कि इन शब्दों का जोड़ हुआ है। इसका अ और इसका आ दोनों मिलकर ही यहाँ पर आ का प्रयोग करेंगे, शरण प्लस आगत, तो शरणागत। तो इस तरीके से संधि है जो बनती है। यहाँ पर इन ध्वनियों में मेल हुआ है और इनके मेल के कारण यहाँ पर आ की मात्रा है जो ये यहाँ पर आई है, तो ये हमारी संधि है। यथोचित, यथा, यथा प्लस उचित, ये उचित। तो यहाँ पर देखिए, जो यथा शब्द है इसके अंदर जो आ है और ये ऊ है,
ये आ प्लस ऊ, छोटा ऊ है तो ध्यान दीजिए आ प्लस ऊ, इसने दोनों ध्वनियों ने मिलकर के ओ की मात्रा का निर्माण किया है यथोचित। इस तरीके से ध्वनियाँ जो हैं आपस में मिलती हैं और नए शब्द का निर्माण हो जाता है। आगे देखिए, इसी को समझाया गया है ध्यान से। पहला वाक्य है जो शरणागत, शरण प्लस आगत से बना है और इसमें अ और आ को मिलाकर ही हमने ये बता दिया कि ऐसे बना है। यथोचित में भी यथा प्लस उचित है जो उससे मिलकर बना है, तो इसमें देखो आ और ऊ दोनों मिल गए, ओ का निर्माण किया है इसमें। उसके बाद देखिए तीसरे वाक्य है जो सज्जन है, जो सत प्लस जन के योग से बना है। सत के अंत का जो त है हलंत वाला आधा त, जन के आरंभ में जो ज है, इन दोनों से मिलकर के एक यहाँ पर ज, ये इसका निर्माण हुआ है। यहाँ दो व्यंजनों में संधि हुई है क्योंकि त और ज दोनों ही व्यंजन हैं। तो हमारी सारी जो बातें हमने ऊपर समझी थी वो कंप्लीट हो गई। अंतिम ध्वनियों का मेल होता है और स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है। तो जो संधि है उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वर और व्यंजन ही होगा, व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है। तो उसके बाद देखिए हमारा चौथा वाक्य है, जो चौथे वाक्य में है दुर्भावना। दुर्भावना शब्द है जो दु प्लस भावना से मिलकर बना है। इसमें दु में विसर्ग से पहले उ स्वर है और भावना के आरंभ में भा वर्ण है, अतः विसर्ग का जो र है, ये जो र है विसर्ग का, ये दुर्भावना शब्द बना है। यहाँ पर विसर्ग संधि है। जब ये विसर्ग लगे हुए हैं ना, विसर्ग ने र का रूप धारण कर लिया है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। तो ये हमारी कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको संधि के बारे में समझा दिया। आगे संधि की एक छोटी सी परिभाषा है। दो ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो ध्वनियाँ, न कि दो शब्द। याद रखेंगे क्योंकि बच्चे शब्द ज़्यादा बोलते हैं, ध्वनियाँ नहीं बोलते हैं। आगे बच्चे देखिए, जो ध्वनि है उनके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, काइंड ऑफ जॉइनिंग अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है संधि के तीन भेद माने जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि स्वर संधि के भी आगे 4-5 भेद हैं, तो हम आज सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये पता चल गया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, दो स्वरों के परस्पर मेल के कारण जब एक या दो स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, जितने भी हमारे अ से अह तक स्वर हैं, ये संधि सिर्फ उन्हीं के अंदर होगी, इसमें व्यंजन कोई नहीं आएगा। तो अ से अह तक। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। हो गई हमारी परिभाषा, स्वर संधि से कहते हैं। अब उदाहरणों के माध्यम से जान लेते हैं। हिमालय, हिम प्लस आलय। यहाँ पर देखिए म के अंदर जो अ है और ये जो आ है, ये दोनों ही मिल गए, आ का रूप बन गया। ये इसका एक नियम होता है स्वर संधि का, कि इसमें अगर अ प्लस आ है तो भी आ ही बनेगा और आ प्लस अ है तो भी आ ही बनेगा। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अगर ई प्लस ई है, ई प्लस ई है तो ई बनेगी, और अगर ई प्लस ई है तो भी ई ही बनेगी, ठीक है। क्योंकि छोटा तो है वो पहले ही, उसका रूप बदल रहा है तो वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। छोटे से बड़ा हो रहा है, वो बड़े से छोटा नहीं होगा। जो वर्ण है हमारा, अगर छोटे छोटे दोनों मिल रहे हैं तो एक बड़े वर्ण का निर्माण होगा। ऊ मिल रहे हैं तो ऊ का निर्माण हो जाएगा। उदाहरणों से समझते हैं। हिमालय अ प्लस आ बन गया। सिंह पर आसन, सिंहासन, और विद्या प्लस आलय, विद्यालय, आ और आ। रवि प्लस इंदर, रवि प्लस इंदर, ई और ई तो बड़ी ई मतलब ई का निर्माण हुआ। आगे लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो दोनों ने मिल करके बड़े ऊ का निर्माण किया है। ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे दोनों छोटे हों, चाहे एक छोटा हो एक बड़ा हो, बड़े का ही निर्माण यहाँ पर होगा। आगे देखिए सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अ यहाँ पर अ है और ऊ है, दोनों ने मिलकर ओ का निर्माण यहाँ पर किया है।
आगे महाजमा उत्सव महोत्सव, ये सभी संधियों के उदाहरण हैं। स्वर संधि के अंदर जितनी भी संधियाँ आती हैं उन सब के उदाहरण हैं। इनको ना हम एक एक करके समझेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे स्वर संधि के उदाहरण हुए। आगे बच्चे जानिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं, क्योंकि जो स्वर संधि है वो संधि का ही एक पार्ट है, तो आगे उसके भी 5 उपभेद होते हैं। सबसे पहले होती है हमारी दीर्घ। दीर्घ संधि है जो मतलब दीर्घ होता है बड़ा, दीर्घ बड़ा मतलब इसमें वर्ण है जो वो बड़ा बनेगा, ये इसे हमने समझ लेना है ध्यान से, ठीक है। आगे देखिए इसमें दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आते हैं तो दोनों ध्वनियाँ मिलकर आ ई उ में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें। पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसने कहा है अ ई उ, ठीक है। ये भी छोटे हैं और ये भी छोटे हैं। आती है तो दोनों ध्वनियाँ मिल जाएंगी और बड़े का निर्माण होगा, जैसे अ प्लस अ आ। इसके नाम से देखो बड़ा बनना है, छोटा नहीं बना है। तो मत प्लस अनुसार इसके अंदर भी अ है, त के अंदर, और सामने अ है ही है, तो दोनों ही मिलेंगे तो मता अनुसार। ये जो आ की मात्रा है ना, इन दोनों के मिलन से आई है, तो मता अनुसार। परम म के अंदर म है जो, इसके अंदर ऑलरेडी अ है, तो ये अ हमारा हो गया और सामने भी अ है, तो ये दोनों मिलेंगे तो आ का निर्माण होगा और ये बन गया आ यहाँ पर परमार्थ, ठीक है। सेम वैसे ही धर्म प्लस अर्थ। अब म के अंदर अ है और अ इसके सामने भी है, तो दोनों अ मिलेंगे तो आ की मात्रा का निर्माण होगा धर्मार्थ। इस तरीके से ये हमारी दीर्घ संधि है, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ, ये तीनों वर्ण आएंगे, तीनों ही आपस में मिलेंगे और बड़े का निर्माण होगा। अ प्लस ओ आ, जो अ है वो आएगा तो आ का निर्माण होगा। ई प्लस ई होगा तो बड़ी ई मतलब ई का निर्माण होगा, और उ प्लस उ है तो समझो हमारे पास बड़ा उ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। दीर्घ संधि के बाद इसमें अ के उदाहरणों के बाद थोड़े से ई के उदाहरण भी जान लेते हैं। आगे देखिए अ प्लस अ हमारा हो गया है। आगे देखिए अ प्लस आ, अगर सामने अ है और आगे आ है तो भी आ ही बनेगा, याद रखना है। यहाँ पर देखिए सिंह अ है इसमें और सामने आ है, तो सिंहासन, पर्वत आरोहण, त के पर में पहले ही अ है, हमें पता है हर एक व्यंजन में अ होता है, तो अ प्लस आ तो हमारे पास पर्वतारोहण आ की मात्रा है जो आ जाएगी, ठीक है। जैसे शिव प्लस आल्य, ये शिव है जो, शिव के व के पहले ही अ है इसके अंदर, तो प्लस आ तो बन गया शिवालय। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से हमारा है जो बनते रहेंगे। आगे देखिए हमारे दो हो गए अ और अ के बीच में। आगे देखिए आ प्लस अ, अगर आगे आ है और पीछे अ है तो क्या बनेगा? फिर भी बच्चे आ ही बनेगा, क्योंकि संधि का नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा ही इसमें बनेगा। उदाहरणों से समझते हैं। देखिए परीक्षा, अब सामने ही आ है, ठीक है, सामने आ है लेकिन इसके आगे अ पड़ा है, तो आ प्लस अ बन गया आ। सेवा प्लस अर्थ, तो आ और प्लस अ सेवार्थ, तो इस तरीके से हमने इसमें बनाना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आगे बच्चे कई बार हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि दोनों साइड में ही आ मिल जाते हैं। अब फिर दोनों ही मिलेंगे तो क्या बनेगा? फिर भी बच्चे आ ही बनेगा, क्योंकि संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में हमेशा जो हमारा स्वर है वो बड़े वाला ही आएगा। अब ये देखिए विद्या प्लस आल्य, इसमें भी आ है इसमें भी आ है, तो दोनों आ प्लस आ दोनों ही बने मिलेंगे तो भी आ का ही निर्माण होगा। आगे देखिए दया प्लस आनंद, दया में आ है और सामने भी आ है, तो आ और आ मिलेंगे तो आ ही बनेगा, ऊ नहीं बनेगा, आ ही बनेगा, दया आनंद।
ठीक है, ये हमारे अ प्लस आ प्लस अ प्लस आ, सारे हमारे उदाहरण इसमें कंप्लीट हो गए। अब हम जान लेते हैं उदाहरण ई वाले। ई में क्या है, ई प्लस ई होगा तो हमारी दीर्घ ई मतलब ई बन जाएगी। अगर देखो ध्यान से इस उदाहरण में देखो, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, तो जब ये दोनों मिलेंगी ध्वनियाँ तो हमारे पास ई का निर्माण हो जाएगा, मतलब बड़ी ई हमारे सामने आ जाएगी। रवि प्लस इंदर बन जाएगा रविंदर, ठीक है। मुनि प्लस इंदर मुनिंदर, हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, ठीक है। इस तरीके से इनको बनाना है। सभी में छोटी ई दिखाई दे रही है लेकिन बनेगी बड़ी, ठीक है। आगे देखिए बच्चे, यहाँ पर सामने जो शब्द है उसमें छोटी ई होगी, लेकिन आगे जो हमारे पास शब्द है उसमें बड़ी ही होगी, तो भी कौन सा निर्माण होगा, बड़ी ई का ही निर्माण होगा, क्योंकि संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मतलब हर एक स्वर बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। छोटा प्लस छोटा भी बड़ा होगा, छोटा प्लस बड़ा भी बड़ा होगा। जैसे छोटी ई बड़ी ई, तो ई ही बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर गिरी प्लस ईस, अब यहाँ पर छोटी ई है, ये बड़ी ई है, ई और ई दोनों ही मिलेंगे तो गिरीश निर्माण हुआ ई का नहीं ई का। तो कवि प्लस ईश कविश, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बड़ी ई का निर्माण हो रहा है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए बच्चे, अगर शब्द में बड़ी ई पहले ही दे रखी है और छोटी ई आगे है तो भी बच्चे बड़ी ई का निर्माण होगा, क्योंकि दीर्घ संधि में हमारा स्वर है जो वो बड़ा ही होगा। तो मही प्लस इंदर महिंदर, नारी प्लस इंदर नारिंदर, और सची प्लस इंदर सचिंद्र। ये देखिए सभी में बड़ी ई का निर्माण है, क्योंकि ये बड़ी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। वैसे लास्ट इसमें देखिए, अगर दोनों में ही बड़ी ई है तो भी बच्चे बड़ी ई ही का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो स्वर है उसको बड़ा होना है, छोटा नहीं बनाना है हमने, क्योंकि संधि का नाम दीर्घ संधि है। ऐसे इस चीज़ से हम याद रख सकते हैं कि दीर्घ संधि है मतलब छोटा स्वर कोई नहीं आएगा, बड़ा ही स्वर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये भी बड़ी ई है, ये भी बड़ी ई है। रजनी प्लस ईश रजनीश, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये मात्रा सेम ऐसे ही आई है, ई प्लस ई बड़ी ई बनी है तो रजनीश। योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर, नदी प्लस ईश नदीश, तो ये देखिए बड़ी ई की मात्रा है जो वो यहाँ पर दोनों मिलकर के निर्माण कर रही हैं बड़ी ई का। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम जानते हैं लास्ट वर्ण जो हमारा छोटा है ऊ। ऊ में भी सेम यही ट्रिक होगी कि छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़े ऊ का निर्माण करेंगे। ऊ ऊ ऊ, जैसे लघु प्लस उत्तर लघुत्र, ये देखिए यहाँ पर छोटा ऊ है लेकिन ये देखिए परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा लघुत्र। शु प्लस उक्ति शुक्ति, भानु प्लस उदय भानुदय, तो यहाँ पर भी ऊ की मात्रा का निर्माण होगा। वैसे ही सेम बड़ा ऊ है प्लस छोटा ऊ है तो भी बड़े ऊ का निर्माण होगा। ऊ ऊ तो भी बड़ा ऊ ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज स्वर संधि के बारे में पढ़ा, और स्वर संधि का पहला पाठ हमने पढ़ा है दीर्घ संधि, जिसमें हमने वर्णों के बारे में जाना कि वर्णों का जो परिवर्तन है वो किस तरीके से होगा। ये छोटे छोटे से नियम हैं, 2-3 बार उदाहरणों को करो, जितने भी उदाहरण इसमें हैं आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दीर्घ संधि का पाठ। कल हम करेंगे गुण संधि, बड़ा ही इजी सा टॉपिक है। बच्चे समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कल की क्लास में हम गुण संधि पढ़ेंगे। ये वीडियो है हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, HTET हो CTET हो, सभी में ये काम आने वाली है। किसी भी प्रकार का कंपटीशन टेस्ट हो नौकरी के लिए, किसी के भी लिए, हर एक में 10 या 20 नंबर की हिंदी आती ही आती है। तो इसको बड़े ध्यान से समझें और स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।